है आप सभी लोगों का इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उसमें ही आज हम सेट नंबर 5 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रूस। रूस के साथ भारत ने 14वां संस्करण जो इंद्र नौसैनिक युद्ध अभ्यास है वो शुरू किया है। अगर हम युद्ध अभ्यासों की बात करें तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, जो आपके रिसेंट में या जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं अन्य देशों के साथ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई जितने भी रेलवे के करंट में एग्जाम हुए उन सभी में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बना है। तो चलिए चलते हैं, ये देखते हैं अमेरिका से कौन कौन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अमेरिका से एक तो आपका युद्ध अभ्यास ही हो गया, युद्ध अभ्यास नाम से होता है, और दूसरा आपका आता है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, और तीसरा है आपका मालाबार। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो युद्ध अभ्यास है वो है आपका मालाबार। और मालाबार ये कहाँ पे किया जाता है? तो मालाबार जो है ये आपका विशाखापत्तनम में, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में ये आपका मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। इसके बाद हम फ्रांस देखते हैं। तो फ्रांस के साथ हम करते हैं एक तो शक्ति युद्ध अभ्यास। कौन सा? शक्ति युद्ध अभ्यास। दूसरा हम करते हैं गरुण, और तीसरा युद्ध अभ्यास जो हम करते हैं फ्रांस के साथ वो है हमारा वरुण। वहीं जापान के साथ देखें हम, तो जापान के साथ हम करते हैं धर्मगोर्जियन। कौन सा? जो धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास है ये हम जापान के साथ करते हैं। और अन्य देशों के साथ देखें, जैसे भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उसमें बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के साथ हम करते हैं संप्रीति। कौन सा? जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है ये हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ कौन सा करते हैं? तो सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण, ये हम नेपाल के साथ करते हैं। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? तो श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति, कौन सा? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हम श्रीलंका के साथ करते हैं। इसी में अगर हम थाईलैंड की भी बात करें, थाईलैंड, तो थाईलैंड के साथ जो युद्ध अभ्यास हम करते हैं वो मैत्री युद्ध अभ्यास हम करते हैं। तो ये थे आपके प्रमुख युद्ध अभ्यास जो भारत है जो अन्य देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करना या प्रतिलंबन और माफ़ करने की शक्ति होती है, वह कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो आपको इनमें से गलत बताना है। यहाँ पे देखिए कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियाँ तो होती हैं, लेकिन जो मृत्युदंड में क्षमादान की शक्ति होती है ये राज्यपाल के पास नहीं होती है। ये आपके राष्ट्रपति के पास ही सिर्फ ये शक्ति होती है जो मृत्युदंड से क्षमादान दे सकता है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 153 से लेके अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक राज्यपाल का वर्णन है। 153 में आर्टिकल जो 153 है उसमें कहा गया है एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और आपका ये प्रश्न भी बनता है कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये जो 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन आया था, 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया था, उसके द्वारा ये किया गया था कि एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वहीं अगर हम राज्यपाल से अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो 154 आर्टिकल आता है आपका, इनकी आर्टिकल 154, जिसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। इसके साथ आर्टिकल जो 157 होता है ये राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताता है, और आर्टिकल जो 159 होता है ये शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल जो आपका 161 है ये आपके क्षमादान आदि की संदर्भ में चीज़ों को बताता है। तो क्षमादान जो है वो राज्यपाल दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड का क्षमादान नहीं दे सकता है। जो सजाएं होती हैं उनमें राज्यपाल राहत दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड में क्षमा देने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। वहीं अगर हम आर्टिकल एक और इम्पोर्टेंट देखें तो आर्टिकल 167 बनता है, जिसमें राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। तो ये थे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण
आपके अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो वहां से आप उस पीडीएफ को, ये जो वीडियो का पीडीएफ होता है, इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायिका के उद्भव की अनुमति दी? तो इसमें कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा किससे लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही जो मेजर पोर्शन है भारतीय संविधान का, वो इसी से लिया गया है। वहीं अगर हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 की बात करें तो इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था। किसमें? प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था वो 1935 में ख़त्म किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में ये आया था, और इसके साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया है? तो फोर्ट विलियम जो था किला, इसका नाम जो है बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। और ये है कहाँ पे? तो ये कोलकाता में स्थित है, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इसको 1800 में बेलेजली के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? बेलेजली के द्वारा इसको 1800 में बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो जो अनुच्छेद आपका 30 है उसमें बताया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना और संचालित करने का अधिकार दिया गया है। वहीं इसमें हम आर्टिकल 24 की देखें तो बच्चों को कारखानों में रोक, मतलब जो खतरनाक जगह होती हैं कार्य करने की, तो वहाँ पे बच्चों के लिए रोक लगाया गया है। वहीं आर्टिकल अगर हम 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा इसमें दी गई है। और 30 तो आपको बता ही दिया है, शिक्षा के संबंध में था। और अनुच्छेद अगर 32 की बात करें तो इसे संवैधानिक उपचार की कैटेगरी दी गई है। मतलब इसी जो अनुच्छेद 32 है, इसी को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है अनुच्छेद आपका 32। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशानी हो रही है तो हम आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमारी स्टैटिक जीके की ईबुक है। इसमें हमने डिफरेंट एग्जाम को एनालिसिस करते, रेलवे, SSC, डिफेंस और जो आपके स्टेट्स एग्जाम होते हैं उनको एनालिसिस करते हुए 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हैं, जो मात्र हमने 120 पेजों में इसका कंपाइलेशन दिया है। बेस्ट ई बुक रहने वाली है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में गंगा नदी से मिलती है? तो दक्षिण में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। यमुना नदी जो है वो दक्षिण में गंगा नदी से मिलती है। यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना जो है ये आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है सबसे बड़ी। और इसकी लंबाई की बात करें यमुना की, तो यमुना की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर, यानी कि 1376 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई है, और यमुना की लंबाई है, सॉरी। और यमुना का अगर हम उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री से, कहाँ से? यमुनोत्री से ये यमुना का उद्गम होता है। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां तो वो कौन सी हैं? तो सहायक नदियों में आ जाता है आपका चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन। ये आपकी यमुना की सहायक नदियां। और यमुना की नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनमें से एक आपका आ जाता है प्रयागराज, आगरा, मथुरा, नोएडा। यह आपके प्रमुख शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है। तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक संगीत के जो पितामह के रूप में दर्जा प्राप्त है ये किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरंदरदास। पुरंदरदास को हम कर्नाटक संगीत का पितामह कहते हैं। कर्नाटक संगीत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बनती है, इसमें त्रिमूर्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं। त्रिमूर्तियाँ, एक तो त्रिमूर्ति पुरुष में है और एक त्रिमूर्ति महिलाओं में है। तो अगर हम पुरुष की बात करें, यानी कि मेल वर्जन की बात करें त्रिमूर्ति में, तो सबसे पहला नाम आता है त्यागराज का। किसका?
त्यागराज का। दूसरा नाम आता है मुथुस्वामी का, दूसरा नाम है मुथुस्वामी, और तीसरा नाम है श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी और त्यागराज, ये हैं आपके पुरुष त्रिमूर्ति। और वहीं अगर हम महिला त्रिमूर्ति की बात करें तो महिला त्रिमूर्ति में, यहाँ पे महिला त्रिमूर्ति में कौन कौन से नाम आते हैं, तो उसमें आपका एक आता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टादिकल और एम.एल. बसंत कुमारी, ये आपकी महिला त्रिमूर्ति हैं। इसमें एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का। किसका? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का इम्पोर्टेंट नाम आता है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो इनको पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो पद्म भूषण प्राप्त हुआ था वो 1954 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये इनको 1956 में दिया गया था। वहीं रमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये कब दिया गया था? तो 1974 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। वहीं इनके और पुरस्कार देखें तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो कालिदास सम्मान दिया गया था, और कालिदास सम्मान जो है वो एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये कब दिया गया था? तो 1988 में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, वो आपका बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी जिन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया था। और ये कब किया था? तो 1966 में इनके द्वारा ये यूएन में प्रदर्शन किया था। और इसी के साथ ये भारत की पहली महिला बन गई थी जिन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रमुख केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी में जो साइंस एंड टेक का टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो सतीश धवन है ये आपका एक तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ अगर हम अन्य चीज़ें देखें, जो आपके प्रमुख रक्षा उपकरण हैं इनके स्थापना वर्ष भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो इनके अभी वर्तमान में चीफ है वो भी आप देख लीजिएगा। तो एक तो आपका आता है हेल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है आपका बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल की स्थापना 1970 में की गई थी। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। और इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। तो ये आपके प्रमुख रक्षा उपकरण थे। और मैं आपसे कहूँगा ये इनके जो चीफ्स हैं वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी का अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट मिशन एक चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये जो है अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट मिशन जो है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा है। 1929 की महाबंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो 1929 की जो महामंदी थी ये किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो ये उत्तरी अमेरिका में 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में जो बेल्लेरी जिला है, बेल्लेरी जिला कर्नाटक का, ये वहीं पे स्थित है। और हम्पी के मंदिर को यूनेस्को में कब दर्जा दिया गया था? तो हम्पी के जो मंदिर को यूनेस्को में दर्जा दिया गया था, ये कब दिया गया था? तो 1986 में यह हम्पी के मंदिर को यूनेस्को में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करता है? तो ये किसके द्वारा मैच का फैसला किया जाता है? तो ये होगा आपका पेनल्टी शूटआउट। जब स्कोर बराबर हो जाते हैं तो पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से ये मैच का फैसला किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, कपास की किसी भी मात्रा के लिए और इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मकई की अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, इस वक्र को डैश कहा जाता है? तो इस वक्र को जो क्या कहा जाता है? तो ये होगा उत्पादन संभावना सीमा जो होती है इसको कहा जाता है।
बोर्निया, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है वो कौन सी सबसे दूरी तय करती है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन दूरी तय करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो इंटरनेट सेवाएं होती है उनके लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं होती हैं जिनमें केबल लाइनों की ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व तक सतपुड़ा क्षेत्र में श्रेणियों की सही स्थिति में प्रस्तुत किया गया है? तो ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव की श्रेणी और मैकाल श्रेणी, ये आपका जो है वो पश्चिम से पूर्व तक सही क्रम में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, झींगे और तितलियों डैश की उपस्थितियों के कारण एक फाइलम से संबंधित है। तो ये किस फाइलम से संबंधित है? तो ये आपके संयुक्त पैर से संबंधित होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार खिंचाव डैश के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा अभिकेंद्री बल के द्वारा ये होता है। भारत में 21 राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए घोषित अनुमानित निवेश क्या है? तो ये निवेश कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 50,000 करोड़ रुपए। ये 21 राष्ट्रीय जलमार्गों के जो बुनियादी ढांचा है उसको सही करने के लिए ये आपकी लागत रहने वाली है। क्रिसिल्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो ये क्या रहने वाली है? तो 6.7% क्रिसिल्स के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी रहने वाली है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी। तो ये मुंबई के सत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत एक चालक नहीं है? तो विद्युत का एक चालक नहीं है। तो जो आसुत जल होता है ये विद्युत का एक चालक नहीं होता है। बाकी सिरका, नींबू और खारा पानी, यहाँ पे बिजली जो है वो आसानी से चल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिका श्वसन के लिए भी उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। और अब देखते हैं आज का प्रश्न, शटलकॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शटलकॉक का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपके पास ऑप्शन है बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और प्रैक्टिस सेट 4 में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए एनटीपीसी के लिए 10 स्पेशल मॉक आपके फुल लेंथ मॉक आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आप लोग अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं तो आप ये मॉक ज़रूर लगाएं। इसका लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ये 10 मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए गए हैं। ई बुक अगर आप परचेज करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना ना भूलें। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में।